नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरे साथ अभी रविकांत जी हैं। अभी 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आए हैं और इस परिणाम में एक नया चीज़ ये देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में भी सरकार बना रही है। इससे पहले हाफ राज्य उनके हाथ में थी, अब संपूर्ण राज्य अब उनके कंट्रोल में आ गया है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आदित्य जी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है वह केवल पंजाब के लिए जनादेश नहीं है, वह जनादेश कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस है, अगर वहाँ पर आम आदमी पार्टी अगर फाइट करेगी तो वह इसी प्रकार से परिणाम लाएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के यहाँ एक बहुत ही गंभीरता से किसी भी चीज़ पर बिना हो हल्ला किए और जिस प्रकार से वह चैलेंज करते हैं, 2012 में जब वो आम आदमी पार्टी लेकर आए थे अन्ना आंदोलन के बाद, तो वहाँ से अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेटजी ये रहा है कि वो काफ़ी शांति से, जो 1 सालों तक उन्होंने पूरा दंगल प्रदर्शन किया दिल्ली में, वो तो बात है ही, जिस प्रकार से रामलीला मैदान से उन्होंने कानून बनाने की बात कही थी, उसके बाद फिर जिस प्रकार से पंजाब की जो यह जीत है, इसकी धमक पिछले बार ही दिखाई दे दी थी, 20 सीटें लाकर, या विपक्ष में, वहाँ विपक्ष में बैठे थे वो। जी बिल्कुल, पंजाब में विपक्ष में आए थे, यानी कि अगले बार वह सत्ता में आने वाले थे। और जिस प्रकार से जनादेश है 90 सीटों से ऊपर चला गया, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर भी केजरीवाल जुट जाते हैं और उनकी जो संगठनिक क्षमता वाली टीम है वह कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ी मिलती जुलती है। वह इसलिए क्योंकि उनकी कार्यशैली और वोटरों तक उनकी पहुँच, और साथ ही जिस प्रकार से सोशल साइडों पर जिस सकारात्मकता, और कह सकते हैं कि हुआ करके वह राजनीति नहीं करते हैं। तो एक जो उनके मजबूत पक्ष में है कि एक जनता के बीच में है कि ये पढ़े लिखे वाले नेताओं की गिनती में अरविंद केजरीवाल आते हैं। और अभी तक उन्होंने कभी किसी से अलायंस को लेकर उतना स्पष्ट नहीं रहे कि हमारा किसी राज्य में सत्ता के लिए बीजेपी से हो जाए या कांग्रेस से हो जाए, किसी और पार्टी से हो जाए, कांग्रेस से हो जाए, वो इस पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में, पंजाब में यह देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक सेटअप हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने नेशनल पॉलिटिक्स की बात की, 2024 में लोकसभा होना है, तो क्या अब बात किया जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को, अगर बीजेपी आरएसएस की बात की जाए तो 74 उनका एज होने जा रहा है 2024 में, बात उस समय इस एज में आरएसएस हटा देती है, कोई प्रधानमंत्री को फेस से हटा देती है। योगी जी का क्या मुकाबला केजरीवाल से हो सकता है क्या? योगी जी का केजरीवाल से तो होगा ही, मगर आरएसएस हटा देता है, इस बात मतलब उसकी एक पार्टी है बीजेपी। देखा गया है कि ज़्यादा एज के लोगों को हटा दिया करते हैं वो। हाँ, मंत्रालय में जो 75 के ऊपर जा रहे थे तो उनको कहीं का राज्यपाल बना दिए, कहीं का कुछ बना दी, मगर ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है। तो प्रधानमंत्री का जब पद है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वह उनके फैसले पर है। कहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को चांस दे दिया जाए, या फिर कुछ ऐसे जैसे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज उस सरकार से अलग हो गए थे, तो क्या मोदी वैसे अलग हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा बात है, क्योंकि कई लोगों को होता है कि प्रधानमंत्री हैं तो भाई अब हटे कैसे, ये भी बात है। मगर उसमें कुछ और भी प्रधानमंत्री के नाम चल सकते हैं, अमित शाह हुए। मगर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनादेश आया है, योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली बार विधानसभा में जीत हासिल की है। इससे पहले एमएलसी वो थे। हाँ नहीं, एमएलसी, मगर पिछले बार उनके नेतृत्व में ये चुनाव नहीं जीता गया था। इस बार बजाते ये उनका भी रिजल्ट हो सकता है। जी, पहला रिजल्ट है कि जो फैसला पिछले बार 2017 में लिया गया था वो वाकई सही था, और दोबारा इस प्रकार से जनादेश आना और रिपीट करके फिर 5 साल पूरा करके फिर नया कार्यकाल बनाना। उत्तर प्रदेश में ये बोला जाता है कि एक जो सरकार 5 साल चला चुकी है दूसरी बार नहीं पूरा कर पाते। क्या यही कारण था कि बार बार अखिलेश यादव ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी? हाँ, वो इस भरोसे थे। मगर अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर है बात कि योगी और अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर हो सकता है कि नहीं, तो ये 2024 में तो नहीं, क्योंकि 2024 में आम आदमी पार्टी उतनी बड़ी हैसियत वाली नहीं होगी कि बीजेपी को सभी जगहों पर टक्कर दे दे। मगर हाँ, अगर उसके साथ पूरी विपक्ष अगर एकजुट हो जाती है, जैसे कि नाम चलता है ममता बनर्जी का, मायावती का, नीतीश कुमार का, तो ये लोग तो हैं ही, मगर ये लोग का उम्र जो देखा जाए, उम्र का अगर देखा जाए तो नेशनल पॉलिटिक्स में उतनी ताकतवर नेता ये लोग नहीं आएंगे, मगर आएंगे अरविंद केजरीवाल। ये उनका एज फैक्टर है 50 के। योगी जी का भी, जी हाँ बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का भी वही एज फिगर है। तो कहीं ना कहीं 60-65 तक तो आदमी एक फिटनेस वाला होता ही है, तो ये लंबा चलेगा।
जैसे 29 और 34 का चुनाव में क्या होगा। जैसे ऐसा तो है नहीं कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी, जिस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं या जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व के जब नेतृत्व करने की बात होती है तो पंजाब में ठीक है कि वहाँ पर इस प्रकार से जनादेश आ गया, वहाँ पर बीजेपी को वहाँ पर फेवर नहीं हुआ और अकाली दल को वहाँ पर के सहारे चुनाव लड़ा करती थी बीजेपी, तो वहाँ पर तो लॉस लगना ही था क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर भ्रष्टाचार में भी नाम है। मगर बात है अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति के लिए वो अपनी एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम वो पंजाब के जनादेश से वह दे दिए हैं। तो यह एक बहुत बड़ा यह परिणाम निर्णायक होगा आने वाले भविष्य पर कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय फलक पर होंगे। संपूर्ण राज पंजाब मिला है, आधी राज्य में वो अभी सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। आपको नहीं लगता है कि ये भविष्य में चुनौती भी दे सकता है उनका पंजाब उनके लिए? पंजाब अरविंद केजरीवाल के लिए जी ये हो सकता है, मगर अरविंद केजरीवाल कई लोगों की बात यह चल रही थी पिछले बार की हो सकता है मनीष सिसोदिया को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब चले जाएं, मगर अब भगवंत मान को तो चेहरा मानकर वहाँ पर ये चुनाव किया गया है, तो अब भगवंत मान का ये वहाँ पर जनादेश आया है और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी लोगों का भरोसा है, तभी पिछली बार उस प्रकार से वोटिंग और परसेंटेज बढ़ी। और अलग अलग स्टेटों में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो हैसियत बनते जा रही है, गोवा में 2 सीट मिले हैं, बिल्कुल उत्तराखंड में भी दो सीटों पर आगे चल रही थी, मगर वो एक अलग बात है कि वहाँ पर भी, फिर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा तो है नहीं कि 2-3% वोट उनका कहीं पर खिसक गया है या कहीं से चला गया है, एक समर्थक तो उनका है ही। जैसे बिहार में ही अगर सपोज जुट जाएंगे तो वह जरूर ही सभी पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे, जो यहाँ पर परिवारवाद और जातिवाद को यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर घर कर गई है। फिर हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर कुछ लोग समझते हैं कि ये जाति वाले हमारा वोट है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये लोगों में, जनता में ये मैसेज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ये जाति के हैं तो ये जाति, वो करते हैं या नहीं करते हैं वो उनका दिल जाने, उनका मन जाने और उनकी बातें जाने। मगर एक बातें और है कि जनता में है कि ये सब कुछ आते हैं तो फ्री 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 कर देते हैं। साथ ही ये दिल्ली में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो ये बातें करते थे, कई बार इनका पोल भी खुलता हुआ नज़र आया स्कूलों में, और साथ ही जो बातें ये कहते थे इलेक्ट्रिसिटी में हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले, ये लोगों के बीच में एक जा रहा है कि ये आदमी जो कहता है वो करता है। पंजाब में भी इसी तरह के वादे के साथ वो उतरे थे और अब परिणाम भी आया है, तो क्या ये 2 वादा जो है क्या उनको हर राज्य को जिताने में कामयाब बना रहा है क्या? बिल्कुल, जनता लोक लुभावन होती है और जब आप लोक लुभावन तरीके से आप बातें करिएगा जनता से तो वो मोहित हो ही जाएगी कि अरे ये तो हमें इतना इतना चीज़ दे रहा है। मगर फिलहाल वैसी चीज़ों से रुकना चाहिए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर सवाल नहीं है, मगर सवाल है कि किसी भी चीज़ पर फ्री का अगर कोई चीज़ हो जाएगा तो हर चीज़ फ्री 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 पर बात होने लगेगा, तो ये तो एक कह सकते हैं कि आप खुद ही लोगों को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक आलोचनात्मक पक्ष हम ये बता रहे हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ें फ्री नहीं कर दें, ठीक है, तो आप डेवलपमेंट के लिए वो ऐसी कोई बातें नहीं कर पाएंगे। जैसे डेवलपमेंट की रेखाएं खींचनी होगी, कुछ अलग अलग डेवलपमेंट की कह सकते हैं कि बातें होने लगती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट, तो आप फ्री करिएगा तो आप राज्य के कोष से आप ये खर्च कर रहे हैं। वो जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उनके मन में भी द्वंद्वात्मक प्रश्न आएगा कि यह हमारे टैक्स से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे टैक्स लेकर के और कहीं और ये फ्री कर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की तमाम योजनाएं जो होती है वो तो गरीबों के कल्याण के लिए तो होती है ना। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हुए नजर आए थे कि हम गरीबों के कल्याण के लिए सरकार और गरीबों के लिए ही ये राजकोष और ये तमाम चीज़ें हैं। मगर आप कई चीज़ें हैं, आप ये प्रलोभन देने के चक्कर में आप कोई बहुत बड़ा नुकसान न कर जाएं, ये देखा गया। जैसे कि कई चीज़ें नौकरी को लेकर ही है कि ये वेतन कैटेगरी के लिए है, पेंशन के लिए है, तो कई लोग अलग अलग प्रलोभन देते हैं। मगर सरकार के सामने चुनौतियां क्या है? आबादी तो बढ़ रही है और लगभग 2040 तक ये आबादी बढ़ेगी, तो आप फ्री नहीं करें। वो सुनकर जनता ज़्यादा मोहित हो जाती है। एक तो अरविंद केजरीवाल वेल एजुकेटेड मतलब की हैं, और जिस प्रकार से जिन नेताओं का उन्होंने साथ छोड़ा और उसके बाद जो वापसी की, तो यह उनकी नेतृत्व तो दिखाती है कि बड़े बड़े नेता कह सकते हैं कि चन्नी ने वर्तमान मुख्यमंत्री जो थे वो हार चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार चुके हैं, तो क्या जनता एक नया विकल्प के रूप में क्या केजरीवाल को देख रहा है क्या? देखिए, कैप्टन अमरिंदर को जिस प्रकार से कांग्रेस में जो कह सकते हैं कांग्रेस की टूट हुई थी, वहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी
और कैप्टन पुराने साथी थे वो। बिल्कुल। तो ये तीनों नेता तीन ध्रुव के हैं, मगर चन्नी को छोड़ दें क्योंकि वो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको छोड़ दें इस दौर से। मगर ये लड़ाई तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू का था, दोनों आज चुनाव हार चुके हैं। इन दोनों की लड़ाई का फायदा कौन ले गए? केजरीवाल ले गए। आम आदमी पार्टी को मिली, भगवंत मान वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये भविष्य में ये देखने वाली बात है कि हम किसी छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई के चक्कर में हम अपना घर कैसे तोड़ते हैं, यह कांग्रेस से सीखा जा सकता है। अगर उसकी शीर्ष नेतृत्व मजबूत रहती तो कहती कि नहीं कैप्टन अमरिंदर के ही नेतृत्व में चलेगी, और अगर शीर्ष नेतृत्व मजबूत रहती तो कहती नहीं चन्नी के नेतृत्व में चलेगी, सब लोग इसके नीचे आएंगे। तो कैप्टन अमरिंदर ने तो एक अलग राह अपना लिया वहाँ पर से, कि हम इस्तीफा दे, अमित शाह से भी मिलते हुए नजर आए, फिर बीजेपी से भी उनकी बात होने की बात आई, फिर ये अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ने की बात आई, पार्टी पॉलिटिक्स हो गई। तो कांग्रेस हारी वहाँ पर, और कांग्रेस की वहाँ पे सत्ता होती अगर वहाँ पर अगर कैप्टन अमरिंदर होते तो ज़रूर वहाँ पर कांग्रेस की सत्ता होती। मगर अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी सेंध मारी, बीजेपी के घर में नहीं की, मगर कांग्रेस को नुकसान पहुँची है। ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। और जनता कांग्रेस के विकल्प को चुन रही है। जनता बीजेपी को तो चाह ही रही है, मगर कांग्रेस को विकल्प को देखना चाह रही है। वो अरविंद केजरीवाल में लोगों को दिख रहा है। और जैसे ममता बनर्जी का क्या हुआ यहाँ बंगाल में, कांग्रेस नहीं थी, अगर कांग्रेस रहती तो शायद जनता बीजेपी को लाने का प्रयास करती। तो जहाँ जहाँ पर कांग्रेस रहती है वहाँ पर बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है, मगर अन्य पार्टियाँ और अन्य चेहरा होता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में संगठनकर्ता की कमी है, और संगठन की बड़ी कह सकते हैं जैसे प्रखंड इकाई, पंचायत इकाई जिस प्रकार से काम करते हैं आम आदमी पार्टी, कागज़ पे लिख करके उनके कार्यकर्ता, तो ये एक राष्ट्रीय फलक के लिए तैयारी कह सकते हैं। उत्तराखंड, गोवा, अगर ये सब पे जगह पर अगर हुआ, क्या ये इस इलेक्शन पर किसान आंदोलन का भी कुछ असर रहा है, सीए का भी कुछ असर रहा है? क्योंकि किसान आंदोलन पे बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का सीधा नज़र था उस आंदोलन पे, तो क्या पंजाब के इलेक्शन को लेकर उनका नज़र था, और क्या सच में फ़ायदा हुआ है क्या? देखिए, किसान जो मूल रूप से थे ठीक है, नाराज़ हैं और खुश हैं, वो एक अलग बात है। तो उन्हें खुश करने के लिए तो कानून भी वापस कर लिया गया ना, तो ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा है इस चुनाव का, मैं नहीं मानता हूँ। और सीए, एनआरसी, अगर ये सब और जितना ही चलेगा, हिंदू तो एकत्रित हो जाएंगे, तो जैसे मुसलमान सड़क पे आएंगे तो हिंदू एकत्रित होंगे, तो वो एक पक्षीय वोट बन जाएगा। तो वो बातें नहीं है, बातें हैं कि वहाँ पर नेतृत्व देख रही थी जनता, कौन हमारा आ रहा है। कभी कैप्टन अमरिंदर, कभी चन्नी, कभी सिद्धू, बीच में टांग प्रदेश अध्यक्ष, ये वो कचकच हो रहा था। तो जनता अस्थाई मुख्यमंत्री खोज रही थी। जनता देखती है कि कौन मेरा नेतृत्व कर सकता है, कौन मेरा नेता हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, ये फलाने नेता आए थे, अरविंद केजरीवाल में ये पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, तो वो दिल्ली को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वहीं से सब जगह की रास्ता जाएगा। उत्तराखंड, दिल्ली सटा हुआ इलाका है पंजाब से। बिल्कुल, ये बात सही कर रहे हैं, दिल्ली सटा हुआ है, तो इसका लाभ अरविंद केजरीवाल को तमाम जगहों पर मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे अगर वो उत्तर प्रदेश में, अगर वो कुमार विश्वास अगर उनके साथ होते तो शायद अभी कुछ और जोशो खरोश होता, और कुछ सीटें वो वहाँ पर भी कामयाबी जैसे आगे पीछे होते रहती है, जो सीटें दिखाते रहती है, तो उसमें वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फ़ायदा होता। तो इस प्रकार से कई जगहों से राष्ट्रीय राजनीति का एक सुगबुगाहट कह सकते हैं। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल पे आतंकवादियों के साथ रहने का भी आरोप लगा, तो क्या जनता इस मुद्दा पे साथ न रही? क्या उनके वो देखी कि ये गलत तरह का बात है क्या? खालिस्तानियों से एक बात थी, फिर कुमार विश्वास ने ये बातें खुलासा कर रहे थे कि ये आतंकियों का भी सहारा ले सकते हैं। केजरीवाल ने यह दावा किया था कि हम सत्ता के लिए इससे मिल जाएंगे, उससे मिल जाएंगे, इससे मिल जाएंगे। तो ये आरोप है, मगर जो अपनी बातों को जितना बेहतर ढंग से आप जनता में पेश करिएगा, जनता उसके आधार पर आपको चुनेगी। हमें कोई क्रिमिनल कह रहा है या अपराधी कह रहा है, वो मायने नहीं रह जाएगा। अगर आप जनता तक सही मैसेज अपनी बातों को पहुंचा दिए, तो फिर मीडिया में क्या चल रहा है ये मायने नहीं रखती है बातें। ये मोदी जी के चुनाव में भी देखा गया है, अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव, बिहार में नीतीश कुमार के चुनाव में देखा गया है, उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर भी बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे आरोप थे, मगर परिणाम क्या हुआ? पहले भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के वक्त भी हो रहा था कि अब महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, राम मंदिर नहीं बनाए, मगर क्या हुआ? लोगों का विश्वास आप किस प्रकार से खींच लाते हैं, और संगठनिक क्षमता, तभी आप पार्टी चला सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं के चेहरे सजाकर दिल्ली में तस्वीरों में रख करके आप
राज्य का चुनाव, विधानसभा या कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वार्ड सदस्य का भी चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं के नाम और चेहरे से नहीं जीती जा सकती है अब चुनाव। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सामने आकर उन्होंने बोला है कि हम लोग अंबेडकर जी के विचारधारा, अंबेडकर जी और भगत सिंह को विचार को लेकर आगे बढ़ना है। उनका ये कहना है कि हम उनका सपना पूरा करेंगे। तो ठीक है, अंबेडकर जी ने तो कानून का यही किया था, तो वो अंबेडकर जी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी को वो क्या करेंगे? सारा देश फॉलो कर रहा है भीमराव अंबेडकर को, उनकी बनाई हुई नियमावली, कानून, संविधान, वो अहम जिम्मेदारी में रहे हैं संविधान के तैयार करने में। तो वो उनको प्रमाण, मगर हाँ वो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले यहाँ पर लोग में, भारत में करोड़ों लोग हैं और उनको मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं तो फिर वो भूल कर रहे हैं। और भगत सिंह यूथ आइकॉन रहे हैं, तो इसीलिए वो भाषणबाजी के लिए उनका ठीक है, मगर नेतागिरी करने के लिए तो सब नेता को आइकॉन और यूथ आइकॉन मानना ही पड़ेगा ना। गांधी को, अंबेडकर को, नेहरू को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, इन तमाम लोगों का तो नाम लेना ही पड़ेगा वो नेतागिरी के लिए। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य कुमार है। धन्यवाद।